दोस्तों, जहां जहां अन्याय हमें देखने को मिलता है, वहां वहां आपके समान ही हमारा भी खून खौल उठता है। पर हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वास्तविक स्थिति से आपको अवगत करा सकते हैं, परंतु इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यह आप सभी जानते हैं। दोस्तों, हमने अपने पूर्व के वीडियोज में बताया था कि डॉक्टर बिटिया के इस कांड की बर्बरता व गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था और सियालदाह कोर्ट में बड़ी तत्परता के साथ सुनवाई प्रारंभ कर दी गई थी। सुनवाई तो आज भी चल रही है। अभी 10 दिसंबर को ही सुनवाई हुई थी और आगे भी होती रहेगी। परंतु दोस्तों, अभी अभी हाल में कुछ ऐसे संकेत प्राप्त हुए हैं जिससे डॉक्टर बिटिया का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया है। वह सिसकते सिसकते कोमा में जाने वाली है। भले ही वह स्वर्ग से ही धरती पर के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, पुलिस, प्रशासन आदि संस्थाओं व महकमों की ओर आशा भरी नजरों से लगातार निहार रही थी। उसे लग रहा था कि मैं भले ही मर चुकी हूं, पर एक न एक दिन मेरे हत्यारे, मेरे साथ क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स को फांसी जरूर होगी और उस दिन मेरी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। परंतु दोस्तों, डॉक्टर बिटिया की यह आशाएं अब निराशा में बदल चुकी हैं, क्योंकि लगातार कोर्ट व सीबीआई की ओर आशा भरी नजरों से निहार रही डॉक्टर बिटिया अचानक से दहाड़े मार मार कर पूर्ण रूप से बेसहारा होकर, असहाय होकर रो पड़ती है। जब उसकी कानों में CFSL यानी सेंट्रल फोरेंसिक क्राइम लेबोरेटरी की रिपोर्ट की आवाज सामने आ जाती है। निश्चित रूप से आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या। तो दोस्तों, इस निराशा भरी रिपोर्ट के विषय में आप भी जान लीजिए। वैसे तो यह कुल 12 पन्नों का रिपोर्ट है, परंतु इसमें प्रमुख रूप से बताया गया है कि सेमिनार हॉल में जहां डॉक्टर बिटिया की मृत बॉडी पड़ी हुई पाई गई थी, वहां पर क्राइम के कोई निशान नहीं मिले हैं। ना तो वहां पर मृतका के शरीर से क्राइम के समय पर बहने वाले खून के थक्के मिले हैं, ना तो मृतका के द्वारा अपने बचाव के लिए किए जाने वाले संघर्षों के कोई निशान मिले हैं, ना ही ऐसे कोई एविडेंस मिले हैं जिससे स्पष्ट हो सके कि मृतका के साथ किया गया दुष्कर्म और उसकी बर्बरतापूर्ण हत्या उस जगह पर ही की गई थी। दोस्तों, आज 6 महीने बीतने के बाद यह सब कुछ रिपोर्ट देना कहां तक तर्कसंगत है। बस खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यह कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पल्ला झाड़ने जैसी बात है। अरे यह तो हमने अपने पूर्व की रिपोर्टिंग में ही आज से 3 माह पूर्व ही बता चुके हैं कि डॉक्टर बिटिया के साथ क्राइम कहीं और किया गया और फिर उसकी लाश को लाकर सेमिनार हॉल में रख दिया गया था। आज 6 महीने में आप बोल रहे हो कि सेमिनार हॉल में मृतका के साथ किए गए क्राइम के कोई निशान नहीं मिले हैं। तो यह कौन सी बहादुरी की बात कर रहे हैं आप? दोस्तों, कुछ भी नहीं है। उधर सीबीआई ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, यह कहते हुए कि इस क्राइम के सारे सबूतों को मिटा दिया गया था। अरे सबूत ही होते 30 मार खां तो आपकी जरूरत ही क्यों पड़ती? तो आपकी जरूरत तो ऐसे ही केसों की खोजबीन के लिए होती है जहां अन्य एजेंसियां सच खोज कर निकालने में असफल रही हों। यह तो क्राइम के दिन से ही हालात बता रहे थे कि क्राइम सीन को मिटा दिया गया था। आज 6 महीने बाद बहाने बनाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हो कि क्राइम सीन को मिटा दिया गया था। यदि क्राइम सीन ज्यों का त्यों होता तो आपकी आवश्यकता ही क्यों कर होती? तब तो पुलिस को ही ना सारे एविडेंस व क्राइम सीन के प्रूफ मिल जाते। दोस्तों, आज देश में कोई भी संस्था बाकी नहीं रहा जिस पर
तानाशाहों का कब्जा ना हो गया हो। कहाँ चुनाव आयोग, कहाँ सीबीआई, कहाँ सुप्रीम कोर्ट, अब कोई भी नहीं रहा आपकी गुहार सुनने वाला। अब आप सिर्फ ईश्वर व प्रकृति का ही नाम लेकर पुकार लगा सकते हैं, और सताए गए लोगों के लिए कोई सहारा नहीं रहा इस देश में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अब संदीप घोष, विनीत गोयल, विप्लव सिंह, सुमन हाजरा व अफसर अली सहित अन्य सभी आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। यानी अब उन्हें जमानत दे दी गई है। अब सिर्फ संजय राय ही जेल में है, जिसके बारे में भी अब कहा जाने लगा है कि संजय राय को सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ लान में जाता हुआ देखा गया है। इसके अलावा उसे और किसी प्रकार से नहीं देखा गया है। मतलब उसे ना तो सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हुए देखा गया है, ना तो उसे वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है, ना ही उसे वहां से वापस निकलते हुए, ना ही वापस जाते हुए देखा गया है। इससे स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि संजय राय ने ही वारदात को अंजाम दिया है या दिया था। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं अन्याय को देख देख कर रोना रो रहा हूं। दोस्तों, मृतका के मां बाप का भरोसा भी सरकार, न्यायालय व सीबीआई के रवैया को देखकर टूट चुका है। वे अब चिल्लाने लगे हैं, गुहार लगाने लगे हैं कि अब दोबारा से नए सिरे से जांच करवाया जाए। ठीक है, वे भी यह नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब अपने किस्मत का रोना रोना प्रारंभ कर दिए हैं। अब इस देश में न्याय होने वाला नहीं है। फिर से जांच किया जाए या कुछ भी किया जाए, सब जब बिक ही चुके हैं तो होगा तो वही जो सर्वशक्तिमान चाहेंगे। एक तरफ जनता द्वारा लगातार किए जा रहे प्रोटेस्ट, डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा प्रोटेस्ट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयास भी किए। अपने स्तर से अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। कुछ इस दिशा में कानून भी बनाए गए। ममता बनर्जी की सरकार ने बलात्कार विरोधी अपराजिता बिल विधानसभा से पास करा लिया है। इसमें वैसे तो कई प्रावधान हैं, मगर एक इसकी चर्चा खास तौर पर जिसलिए हो रही है, पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार अपराजिता बिल महिला एवं बाल बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 को पश्चिम बंगाल में संशोधन का कानून है। अपराजिता कानून के अनुसार महिला एवं बालकों के साथ किए गए यौन उत्पीड़न में दोषी साबित होने पर 10 दिन के अंदर फांसी और सामूहिक बलात्कार के दोषियों को कारावास की सजा का प्रावधान है। बलात्कार के मामलों की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी करनी है। यह पहले 2 माह थी और अब अधिकतम 36 दिनों के भीतर रेप के मामलों का निपटारा करना आवश्यक हो गया है। यानी 36 दिनों के अंदर कोर्ट में ट्रायल आदि होकर दोषियों को सजा दे दी जाएगी। कई बार अपराध करने वाले को ऐसा आजीवन कारावास होगा कि वह कभी भी जीवन काल में जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। बलात्कार के मामले में किसी भी सामग्री का बिना अनुमति प्रकाशन नहीं होगा। इसके प्रकाशन पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में जिला स्तर पर अपराजिता कार्यबल बनेगा। यह कार्यबल जांच के लिए जिम्मेवार होगा। बलात्कार के मामले दर्ज न करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया जाएगा। यह विधेयक 5 सितंबर से लागू कर दिया गया है। यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बिल को पास करके एक तरह से यह उजागर किया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, सरकार इसके साथ है। वह इस कांड से हमदर्दी रखती है
और वह चाहती भी है कि इस तरह से बर्बर अपराधों को अंजाम देने वाले दोषियों को त्वरित रूप से सजा दी जानी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कोलकाता पुलिस ने पहले तो मामले को आत्महत्या का रूप देकर इसे रफा दफा करने का प्रयास किया, परंतु जब जन समुदाय द्वारा भीषण प्रोटेस्ट करके पुलिस एवं सरकार का विरोध किया गया, विरोध ने जब अत्यंत उग्र रूप ले लिया, तब पुलिस को अपना हथकंडा बदलना पड़ा और इस मामले की जांच बलात्कार व हत्या की दृष्टि से किया जाना प्रारंभ किया गया। परंतु आप जान ही चुके हैं कि पुलिस किस तरह से केस को एन किरण प्रकारेण निपटा देने पर तुली हुई थी। इस केस में पुलिस के द्वारा जो भी जांच आदि के नाम पर कार्रवाइयां की गई, वह सभी निपटाने की दृष्टि से किए जा रहे थे। इस क्राइम केस पर आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन अगर आप सही में सच का साथ देना चाहते हैं तो यहाँ पर एकता दिखाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। जनता का विरोध उग्र पर उग्र होता चला गया, क्योंकि जनता समस्त चालों को समझ रही थी और वह सड़कों पर आकर न्याय की मांग कर रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया। अब चूंकि पुलिस मामले के दोषियों को बचाने की दृष्टि से राह पर ले आ चुकी है, लोगों का मानना है असली मुजरिमों को पकड़ सकने वाले सारे गवाहों व सबूतों को मिटा दिया गया था, बॉडी को जलवा दिया गया था। अतः अब जो भी साक्ष्य पुलिस ने तैयार किए थे, बस उतने ही साक्ष्य बचे थे या पुलिस द्वारा तैयार किए गए थे। वे बचे हुए साक्ष्य असली हों या नकली हों, पर थे वही, और कोई भी साक्ष्य अब शेष नहीं रह गए थे। और इन्हीं कारणों से सीबीआई को भी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई और जितना पुलिस ने सीबीआई को साक्ष्य व अन्य डॉक्यूमेंट्स सौंपे थे, उसी को सीबीआई ने मान लिया और उसी के अनुसार चार्जशीट बनाकर कोर्ट को सौंप दिया है। परंतु जनता आज भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। आज भी जन समुदाय द्वारा इस केस के विषय में जो भी चल रहा है, वह सब दिखावा मात्र है, ऐसा जनता मानती है। पुलिस पर तो जनता भरोसा करने को पहले ही तैयार नहीं थी, अब वह सीबीआई पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता सब कुछ समझ चुकी है कि केस सामूहिक बलात्कार और बर्बर हत्या का है। परंतु दूसरी तरफ मामला है कि बिगड़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ तो जनता मानने को तैयार नहीं है, आज भी प्रोटेस्ट जारी है, और दूसरी तरफ संजय राय के द्वारा मीडिया को दिए गए बयान ने भूचाल पैदा कर दिया है। आपने संजय राय का यह बयान सुना, हालांकि यह बयान बांग्ला में है। जो बांग्ला भाषा जानते हैं वे तो इसे बखूबी ही समझते होंगे। हिंदी में इसका अनुवाद इस प्रकार है। कोर्ट से पेशी के बाद कोर्ट रूम के बाहर जब संजय राय को जेल के लिए ले जाया जा रहा था, तब मीडिया ने उससे माइक व कैमरों के साथ कुछ सवाल किए, जिसमें उसने बड़े मर्मांतक शब्दों में चीख चीख कर कहा, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कोर्ट में बहुत कुछ कहना चाहता था परंतु मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया गया है, ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है, सिर्फ मुझे प्रशासन के द्वारा फंसाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है, मुझे फंसाने के पीछे कोलकाता पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और प्रशासन का बड़ा हाथ है, विनीत गोयल की तरफ से साजिश करके मुझको फंसाया गया है। संजय राय ने कहा है कि उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, अपना मुंह न खोलने के लिए उसे धमकी दी गई है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल व सरकार द्वारा उसे फंसाया गया है, फंसाया जा रहा है। वह इस केस में बिल्कुल भी अपराधी नहीं है। इस केस को अंजाम देने वाले दूसरे कोई हैं जो अपने आप को बचा रहे हैं। और संजय राय के इस बयान से
एक भूचाल सा आ गया है। अब आगे संजय राय के इन बयानों का क्या असर होता है यह तो समय बताएगा, परंतु दो विरोधी ताकतें एक दूसरे पर बहुत जोर शोर के साथ अपना बल प्रयोग करने में लगी हुई हैं। इस कुश्ती में या कहिए जीवन रक्षा के इस संघर्ष की लड़ाई में किसकी जीत होती है यह समय ही बता पाएगा। अब आप देखिए, सोचिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उसी कॉलेज के डॉक्टर के द्वारा जारी किए गए थे उसमें उल्लेख है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के अंदर से 151 mg सीमेन पाया गया है, जबकि अभी तक की हालातें चीख चीख कर कह रही हैं कि डॉक्टर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या की गई, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है। अब यहां सीबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि सीबीआई ने अन्य सबूतों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ कोलकाता पुलिस के द्वारा सुझाए गए ढर्रे को मान लिया है और कोलकाता पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों को ही अपना आधार बनाया है। फिर 151 mg सीमेन कैसा, कहां से आया था वह? यह अपने आप में एक सवाल है कि आखिर सीबीआई ने ऐसा क्यों किया है। क्या सीबीआई अब एक असहाय संस्था बन चुकी है? क्या इस समय सीबीआई को बैसाखी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है? क्या सीबीआई भी पश्चिम बंगाल प्रशासन और कोलकाता पुलिस के सामने नतमस्तक हो चुकी है? लगता है कि आज के अराजकतापूर्ण वातावरण में सब कुछ संभव है। अब इस देश में रह क्या गया है? कौन इस देश का रक्षक है? कौन इस देश के लोकतंत्र का रक्षक है? कौन संविधान का रक्षक है? फिलहाल अभी भी सुनवाई चालू है, परंतु ऐसा नहीं लगता कि अंत तक भी कोई न्याय डॉक्टर बिटिया को मिल पाएगा। जिस क्रिमिनल्स के पीठ पर सारे प्रशासन का हाथ हो, भला उसका कभी बाल बांका होने वाला है क्या? बस वैसा ही होने वाला है जैसा सुशांत केस में हुआ, लोया जज के केस में हुआ और बहुत सारे केसों को ऐसे दबा दिया गया जिसका अता पता नहीं रहा। दोस्तों, अब तो यहां जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात हो चुकी है। बस देखते रहिए, अन्याय और अत्याचार चाहे कितनी ही विकराल रूप लेकर न हमारे सामने आए, पर उनकी आयु बहुत लंबी नहीं होती। एक दिन अति का अंत तो होता है और सचमुच में पाप करने वाले इन क्रिमिनल्स का अंत होगा। यदि बड़े बड़े कोर्ट न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो कोई तो इस दुनिया में न्याय करने वाला अवश्य ही होगा। दोस्तों, उस जगत नियंता का नाम है प्रकृति। प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं, बल्कि वह तो गिन गिन कर बदला लेती है, भले ही देर क्यों न हो जाए, पर वह छोड़ती किसी को नहीं। क्षमा कीजिएगा, हमारा यह कहने का तात्पर्य यही नहीं है कि देश की संस्थाओं के द्वारा न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, परंतु जब यहां न्याय की उम्मीद हो तब तो। दोस्तों, यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा और अभी भी आप न्याय की गुहार लगाना नहीं छोड़िएगा। यदि आप इतना करते रहेंगे तो आपका प्रयास एक न एक दिन रंग जरूर लाएगा और डॉक्टर बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा। निर्भया के गुनहगारों को तो फांसी हो गई, अब इनकी बारी है। बस देर कितना लगेगा इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्भया केस में क्रिमिनल्स की पीठ पर सरकार का हाथ नहीं था, परंतु आप जान लीजिए कि इस केस में प्रशासन का बरदहस्त क्रिमिनल्स की पीठ पर है। यदि कुछ अच्छा हो जाए, क्रिमिनल्स को फांसी जैसी सजा हो जाए, तो यह सिर्फ प्रकृति का करिश्मा ही माना जाएगा। इस समय पर लोगों के बीच एक चर्चा और जोर पकड़ रही है कि संदीप घोष व उसके समस्त सहयोगियों को काला पानी की सजा दी जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला पानी की सजा फांसी से भी खतरनाक होता है।
कहा जाता है कि जिसे काला पानी की सजा दे दी जाती है वह कैदी जीना चाहे तो जी नहीं पाता और मरना चाहे तो मर नहीं पाता, बस जीवन भर तड़पता रहता है, तिल तिल कर मरता जीता रहता है। फांसी में तो बस 2 मिनट में मुक्ति मिल जाती है, परंतु काले पानी की सजा में एक लंबे समय तक मुक्ति नहीं मिल पाती है। यदि कैदी किसी तरह से 40 साल तक जीवित रहता है तो मानो उसे 40 सालों तक रोज फांसी की सजा से भी बदतर सजा दी जाती है। और इसीलिए बहुत से लोगों की चाहत बन रही है कि संदीप घोष व उसके सहयोगियों को काले पानी की सजा दी जाए। स्वागत है उन लोगों का जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुए नृशंस अत्याचारों का परिणाम काला पानी भेजकर दिए जाने की कामना कर रहे हैं। हम इस विषय पर आगे विधिवत रूप से चर्चा करेंगे, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा ताकि समस्त जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, हर देश में कोई न कोई सरकार या शासक जरूर होता है और कहा जाता है कि सरकार जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है, परंतु क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि सरकार भी सुनियोजित योजना के तहत कार्य करके लोगों की हत्या व दमन जैसे कार्य भी किया करती है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सरकार की इस पहलू के विषय में भी जानते होंगे। आज हम आपको एक ऐसी क्राइम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सरकार द्वारा सुनियोजित हत्या की योजना होती है और जिसका नाम है काला पानी। काला पानी सरकार द्वारा सुनियोजित किए गए एक हत्या व दमन चक्र जैसी योजना का नाम है। आप में से शायद बहुतों ने काला पानी का नाम जरूर सुना होगा। हो सकता है कि आप लोगों ने इसके विषय में कुछ न कुछ सुन रखा हो कि काला पानी होता क्या है। दोस्तों, काला पानी उस बला का नाम है जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। कुछ लोगों के मन में काला पानी को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे काला पानी क्या है, यह कहाँ है, इसमें होता क्या है, काला पानी में किस प्रकार की सजा दी जाती है, काला पानी को क्यों फांसी से भी खतरनाक माना गया है, काला पानी से कोई लौट कर क्यों नहीं आता। इस तरह से अनेक प्रकार के प्रश्न काला पानी नामक शब्द को सुनकर आपके मन में उठ सकते हैं। कुछ लोग भले ही काला पानी के रहस्यों के विषय में काफ़ी जानकारी रखते हों, परंतु अधिकांश लोग सिर्फ काला पानी का नाम जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम काला पानी को लेकर आपकी इन सारी उत्कंठाओं का उत्तर देने का, हल करने का प्रयास करेंगे। इस क्राइम केस पर आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन अगर आप सही में सच का साथ देना चाहते हैं तो यहाँ पर एकता दिखाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कथा को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, काला पानी एक ऐसा शब्द है जिसके तहत कैदियों को सजा दी जाती है। अक्सर लोगों के द्वारा कहते हुए सुना जाता है कि अमुक व्यक्ति को काला पानी की सजा हो गई है या काला पानी की सजा हुई थी, और इसके विषय में कई मिथक व सोच भी प्रचलित थे या हैं कि काला पानी एक समुद्री द्वीप है जहां कैदी को हवाई जहाज या जल जहाज के द्वारा ले जाकर उस द्वीप में छोड़ दिया जाता है। वह द्वीप बेहद खतरनाक है। वहां बहुत ही घनघोर जंगल, पहाड़ें, दर्रे व बड़े बड़े बिल हैं। यह द्वीप कीचड़ से भरे हुए हैं। यहाँ मच्छर, खतरनाक प्रकार के विषैले सांप, बिच्छुओं, जोकों और अगणित प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार पाई जाती है। वहाँ पर अनेक प्रकार के खतरनाक प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहते हैं। यह कैदी को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं या खा जाते हैं। यदि कैदी भागना भी चाहे
तो वह भाग नहीं सकता, क्योंकि द्वीप के चारों ओर सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ विराट सागर हिलोरें मार रहा होता है। बहुत से कैदी उन काल रूपी जानवरों व विषैले जीव जंतुओं से अपनी जान बचाकर विराट सागर में छलांग लगा देते हैं। वे वहां से भाग जाने का दुस्साहस भी कर डालते हैं, परंतु या तो उन्हें पानी में रहने वाले मगरमच्छों, शार्कों व अजगरों, एनाकोंडाओं ने अपना निवाला बना लिया, या वे सागर के पानी में डूब मरे, लेकिन वे भागकर वापस नहीं आ सके। यानी वहां जाने के बाद कैदी लौट तो सकता है ही नहीं और उसे मरना ही पड़ता है, चाहे वह काला पानी में रहकर मरे या वह सागर में कूद कर मरे। जलवायु की दृष्टि से यह भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है काला पानी, जहां साल भर घनघोर प्रकार की वर्षा होती है। और यही घनघोर वर्षा इस द्वीप के इतने भयंकर होने का कारण है। भूमध्य रेखीय जलवायु को अंग्रेजों का कब्र कहा जाता है, और कहा जाता था प्राचीन काल में भी, क्योंकि यहाँ की विषमताओं के कारण अंग्रेजों की यहाँ रहने पर मौत हो जाया करती थी। और शायद इसकी विकरालता की भावना से प्रेरित होकर ही अंग्रेजों ने काला पानी को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों व कैदियों के लिए चुना था, उनके दमन के लिए चुना था। परंतु इसकी विकरालता जो है, यह एक आम धारणा का विषय है। सच्चाई इससे कुछ अलग है, या यूं कहिए कि इससे भी और कई गुना बढ़कर है। सच्चाई इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आइए हम काला पानी की सच्चाई को आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, जिसे लोग काला पानी कहते हैं, वह दरअसल एक विराट और खतरनाक जेल है, जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता है। आपने सेल्यूलर जेल का नाम सुना भी होगा। यह एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि सेल्यूलर जेल कहाँ है। तो दोस्तों, सेल्यूलर जेल याद कर लीजिए कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और इस जेल या काला पानी के नाम से कैदियों के पसीने छोड़ जाते हैं, सूसू छोड़ जाते हैं। आखिर कैदियों में काला पानी के इतने जबरदस्त भय होने के कुछ विशेष कारण तो होंगे। आखिर क्या होती थी काला पानी की सजा जिससे कांपते थे कैदी? दोस्तों, सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए नृशंस क्राइम और अत्याचारों की एक शाश्वत कहानी है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार भी हो गई थी। यह जेल 3 मंजिल की है। इसका स्ट्रक्चर आसमान से देखने पर एक तारानुमा, स्टारनुमा दिखाई पड़ता है, जिसमेमें 7 सेक्शन हैं। प्रत्येक सेक्शन में 232 कोठरियां हैं। कोठरियों की कुल संख्या 698 है और प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फुट की है। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान या माने खिड़कियां बनाई गई हैं या बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके, संपर्क ना कर सके। सभी कैदियों को अलग रखा जाने के पीछे एक मकसद यह था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से इतना टूट जाएं ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में न रह सकें। अलग अलग सेल में रखे जाने के कारण वे एक दूसरे पर किए गए नृशंस अत्याचारों को न जान पाते हैं, ना ही एक दूसरे से कह सकते हैं या कह पाते हैं, ना ही संदेश भेज सकते हैं। यहाँ हर कैदी वीरान अकेलेपन का शिकार हो जाता है और यही अकेलापन उसके लिए सबसे भयानक और बड़े दुख का कारण बन जाता है या बनता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक कैदी
को उसके अलग अलग सेल में उन्हें सिर के बल लटकाकर बांध दिया जाता था और उनकी कोड़ों से भयंकर पिटाई की जाती थी। बहुत बार उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था। इससे बहुत सारे कैदी अंग्रेजी पुलिस की पिटाई और निर्मम हत्याओं के कारण ही मर जाते थे। इस जेल की सबसे दुख देने वाली बात यह है कि कैदियों के लिए कोई बाथरूम नहीं होती थी। बाथरूम या टॉयलेट के लिए कैदी को एक मटका रखना होता था जिसमें वह टॉयलेट करता था। इसी तरह से खाने के लिए भी एक मटका रखना होता था जिसमें खाना डाल दिया जाता था। उसी को कैदी खाता पीता था या खाता पीता है। खाने में ज्यादातर पत्थर मिट्टी मिला दिया जाता था और सब्जी के नाम पर जंगली घास पातों की सब्जी बनाई जाती है या बनाई जाती थी, जो बेहद अप्रिय और कड़वी लगती है। इसके साथ उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था तो उसमें कीड़े मकोड़े पड़े रहते थे। इस तरह से पिटाई व अन्य प्रताड़ना के साथ साथ खाने पीने की प्रताड़ना भी यहाँ कैदियों को दी जाती थी या दी जाती है। भूख के कारण कैदी को सब कुछ खाना पड़ जाता था या पड़ जाता है और उन्हें बिना बिस्तर के जमीन पर सोना पड़ता था। प्रत्येक कैदी से कोल्हू में बैल की तरह फांदकर रोज 20 किलो से ऊपर नारियल या सरसों का तेल पिराई का काम करवाया जाता था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह से कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। यहाँ रहने वाली कैदियों को पिसाई करने वाली आटा चक्की पर कई घंटों तक काम करवाया जाता था। एकांत काल कोठरी में कैद करके उन्हें हफ्तों तक भूखा रखा जाता था और इसी स्थिति में सलाखों के पीछे कैद करके कैदी को भयानक रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग बना दिया जाता था। यदि वहां रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की जेल का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों व कैदियों को प्रताड़ना देने के लिए ही किया जाता था या इसके लिए ही उसे बनवाया गया था। काला पानी जेल को अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए और उन पर दमन चक्र चलाने के लिए ही बनाया गया था। इस जेल में न जाने कितने कैदियों को फांसी दी गई, कितने कैदी सरकारी प्रताड़ना से मारे गए, इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। यह संख्या कई लाखों में संभावित है। इसीलिए इस जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यह काला पानी का जेल फांसी की सजा से भी बदतर माना जाता है और शायद इसीलिए जन समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है कि संदीप घोष व उसके सहयोगियों को काला पानी की सजा दिया जाना चाहिए। इस जेल की एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसकी चार दीवारी भारत के अन्य जेलों की तरह से बहुत ऊंची नहीं है, बल्कि इतनी नीची है कि कोई भी कैदी इसे आराम से पार कर सकता है। परंतु इसके पीछे बात यह थी कि कोई भी कैदी इस चार दीवारी को पार करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि चार दीवारी के उस पार तो शाश्वत मृत्यु का ही तांडव बिखरा पड़ा होता है, जिसके विषय में हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि का भी निर्माण कराया गया था। उसके बाद पूरे जेल व कैदियों पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच में एक टावर बनाया गया था। इतनी ऊंचाई से सभी सेलों के सहित सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी और साथ ही इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था, यानी एक तरह का सायरन, खतरे का सायरन। कहा जाता है कि यहाँ
एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। कुछ ने वहां की घोर प्रताड़ना नहीं झेल पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो वहीं जेल अधीक्षक जॉन वॉकर ने जेल से भागने वालों के लिए जेल से भागने के जुर्म में इन लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। क्रांतिकारी हों या अन्य कैदी हों, सभी पर बेहद जुल्म ढाया जाता था। एक बात और कि जिस कैदी को काले पानी की सजा हो जाती थी, उसे चूंकि समुद्र पार करके काला पानी जेल में जाना पड़ता था, अतः समुद्र पार करना पाप माना जाता था। लोग समुद्र पार करने को पाप मानते थे और ऐसे कैदी को घर के लोग वापस स्वीकार नहीं करते थे, यानी उसे अपने घर में नहीं आने दिया जाता था। यह भी काले पानी प्राप्त कैदियों के लिए एक अभिशाप जैसा था। काला पानी की सजा काटने वाले हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना रहमतुल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम, मौलाना फजले हक खैराबादी, जगदीश चंद्र चटर्जी, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला, पवन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सरकार की बागडोर देशवासियों के हाथ में आ गई और तब से इस काला पानी की सजा को समाप्त कर दिया गया है। अब जो भी सजा दी जाती है वह देश के अंदर ही दी जाती है, भले ही फांसी की सजा क्यों न हो, वह भी देश के जेलों में स्थित फांसी घरों में ही फांसी दी जाती है। यद्यपि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय भूभाग ही है, परंतु सेलुलर जेल को अब बंद कर दिया गया है। इसकी दूरवर्ती शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। 1965 में यहाँ एक गोविंद बल्लभ पंत नामक अस्पताल खोला गया है और अब यहाँ सेलुलर जेल की बिल्डिंग में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आपने काला पानी की सच्चाई जानी और हमारे जो भाई बहन यह चाहत रखने लगे हैं कि संदीप घोष व उसके सहयोगियों को फांसी की जगह काला पानी की सजा दी जाए, यह उनकी अंतरात्मा के अंदर से उठने वाला रोष व क्रोध का परिचायक है और यह जायज ही है। परंतु दोस्तों, जैसा कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि अब काला पानी नामक जेल का अस्तित्व समाप्त हो गया है, भले ही उसकी बिल्डिंग अभी भी खड़ी हुई है और अब किसी को काला पानी की सजा नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही क्राइम कहानी का वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।